हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम और हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं आज संक्षारण, या फिर जिसको आप कोरोजन भी बोलते हैं इंग्लिश में। पहले ही बोल दूं कि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे से पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आ जाता है, तो टॉपिक को लास्ट तक वीडियो से अच्छे से क्लियर करना, ताकि आगे चल के बोर्ड्स में ये क्वेश्चन जब आए तो आप पूरे नंबर गेन कर सकें। तो लास्ट तक वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और बेल आइकन को हिट करो, ताकि जब आगे वीडियोस आएँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो जो टॉपिक है वो है आज का संक्षारण या फिर कोरोजन। तो ये आपसे क्या कहता है? संक्षारण बेसिकली होता क्या है? जंग लगना। जंग लगना इस उसी को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। इंग्लिश में कोरोजन बोलते हैं, हिंदी में संक्षारण बोलते हैं, और एक शुद्ध भाषा में बोला जाए तो उसको जंग लगना बोलते हैं। तो आप सबको पता है कि धातुएं जैसे कि आपका लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम हुआ, ये सब क्या होती है? ये सब वायु के तथा जब नमी के संपर्क में आती हैं, जब वायु के संपर्क में आती हैं और नमी के संपर्क में आती हैं। वायु में भी नमी होती है, और अगर आप सीधा उन्हें पानी के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो अगर ये इनके कांटेक्ट में आती हैं तो ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, क्योंकि इन पे जंग लगने लगती है जो इनको कमज़ोर बनाने लगती है, और फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। इसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण। कोरोजन होना, संक्षारण मतलब धीरे धीरे झड़ जाना, धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। तो जो आपकी ये धातुएं होती हैं, जब ये वायु के और नमी की उपस्थिति में आती हैं तो ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, और इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। तो वायु और नमी की उपस्थिति में अधिकांश धातुओं का ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, क्योंकि भाई आपको पता है कि वायु के अंदर ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन की वजह से जब ऑक्सीजन और वायु में जो नमी उपस्थित होती है, वो जब दोनों किसी भी धातु के कॉन्टेक्ट में आती हैं तो वो उसके ऊपर एक लेयर बनाना शुरू कर देती हैं, उसका ऑक्सीकरण करना शुरू कर देती हैं, जिससे वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है या फिर उनका संक्षारण हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे संक्षारण की क्रियाविधि, या फिर लोहे पर जंग लगने के कारण, या फिर विद्युत रासायनिक सेल का बनना। ये मैंने 3 हेडिंग्स यहाँ इसलिए लिखी हैं क्योंकि इसी 3 हेडिंग्स के अकॉर्डिंग ही आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं आता कि संक्षारण की क्रियाविधि लिखिए या संक्षारण क्या होता है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि लोहे पर जंग कैसे लगती है या उसका कारण बताइए। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये विद्युत रासायनिक सेल का बनना, ये एक्सप्लेन कीजिए। तो इसलिए मैंने ये हेडिंग तीनों तरीके से लिखी है, ताकि आपको पता हो कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। स्टार्ट करते हैं। तो धातुओं में संक्षारण की प्रक्रिया जो होती है वो गैल्वेनिक सेल में विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है। अब गैल्वेनिक सेल क्या होती है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इन सबको पता करने के लिए आपको वीडियोस में पीछे जाना होगा। जो चैनल पर पीछे वीडियोस हैं उनको देखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि गैल्वेनिक सेल क्या है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या है। मैंने वहाँ प्रॉपर एक्सप्लेन किया है गैल्वेनिक सेल की वीडियो, आप देखिए। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ताकि आप आराम से वीडियोज़ को देख सकें। पीछे वाली वीडियोस को नहीं देखोगे तो आगे का नहीं समझ आएगा। तो जो धातुओं में संक्षारण की प्रक्रिया होती है वो गैल्वेनिक सेल में जिस तरीके से विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है, वही सेम रिएक्शन यहाँ पर संक्षारण में होती है। इसीलिए बोला जाता है कि विद्युत रासायनिक सेल का बनना जो है वो संक्षारण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो अभिक्रिया यहाँ पर बोला इसने कि धातुओं में संक्षारण की प्रक्रिया जो होती है वो गैल्वेनिक सेल में विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है। लोहे के संक्षारण को हम निम्न पदों में समझ सकते हैं। अब कुछ स्टेप्स में हम समझेंगे कि किस तरीके से लोहे पर जंग लगती है। तो सबसे पहले होता क्या है कि शुद्ध आयरन की छड़ जो होती है, या शुद्ध आयरन जो होता है, वो एनोड का कार्य करता है। किसका काम करता है? एनोड का कार्य करता है। और यहाँ धातुएं, ये जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, मतलब जो आयरन है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करना शुरू करती है। कैसे? जब ये जो आपकी आयरन है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, जब इसका ऑक्सीकरण होता है तब ये क्या करती है, ये सॉलिड से आयन में चेंज हो जाती है। मतलब ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण करने में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। यहाँ सबको दिखाई दे रहा है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। कितनी है? 0। और यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई +2, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है। मैंने पहले जब फर्स्ट वीडियो में ऑक्सीकरण अपचयन समझाया है तब मैंने प्रॉपर ऑक्सीकरण अपचयन एक्सप्लेन किया है
ठीक इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि अगर एरो के इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स हों तो ऑक्सीकरण है और इधर हो तो अपचयन है। तो यहाँ सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ +2 हो रही है, तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन बढ़ रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आयरन की छड़ है वो एनोड का कार्य करती है और वो आयरन शुद्ध से धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और आयन में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट होता क्या है, नेक्स्ट होता ये है कि एनोड पर जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे स्थान पर जाते हैं और जहाँ पर H+ आयन व घुली हुई ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है। अब होता क्या है भाई, नमी थी ना, H2O था, तो H2O था, ऑक्सीजन थी, तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए थे उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगी और ये जो H+ आयन है वो ग्रहण कर लेंगे और ये स्थान जो है वो कैथोड की भांति कार्य करना शुरू कर देगा, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं और जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैथोड की तरह यहाँ पर रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है और जो H+ आयन है जो कि नमी के कारण आए हैं, ये आपका AQ है। तो जो कि H2O को जब आप तोड़ोगे तो H+ आया है और OH- आया है, तो ये जो H+ आयन है वो H2O के कारण आए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने के बाद H2O बना देते हैं। यहाँ इनका अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है और ये यहाँ पर H2O या फिर जल बना देते हैं, मतलब लिक्विड बना लेते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड क्या होता है, सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर आयरन ने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किया था, फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने और H+ आयन ने ग्रहण कर लिया था और H2O बना लिया था। इसके बाद होता क्या है कि अब CO2 की उपस्थिति में जंग अधिक लग जाती है। जब CO2, अब आपको पता है CO2 कहाँ है, हमारे पर्यावरण में उपस्थित है, हर जगह उपस्थित है। तो CO2 की उपस्थिति में जो होती है वो जंग बहुत ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि यह नमी के साथ मिलकर H2CO3 क्या बनाती है, H2CO3 बनाती है, जिससे H+ प्राप्त हो जाता है और जब H+ प्राप्त होगा, जितना ज़्यादा H+ बढ़ेगा उतना ज़्यादा नमी बढ़ती जाएगी और उतना ज़्यादा जंग लगती जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका H2O है, ये CO2 से रिएक्शन करता है और H2CO3 बना देता है और H2CO3 H+ और CO3 मतलब कि कार्बोनेट और H+ आयन में टूट जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ये देखा आपने कि आपका H2O जो है वो CO2 से रिएक्शन करता है और H2CO3 बनाता है और ये जो आपका H2CO3 है वो है आपका कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। और ये आपका H2CO3 जो है वो आपके H+ आयन में और CO3 मतलब कि कार्बोनेट आयन में टूट जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में जो आयरन था वो आयरन आयन में चेंज हो गया था और इलेक्ट्रॉन त्याग दिए थे, उन इलेक्ट्रॉनों को O2 ने और H+ ने ग्रहण किया था, H2O बना लिया था। इसके बाद हमने देखा कि जो H2O है इसने CO2 से रिएक्शन किया और कार्बोनिक एसिड बना लिया, फिर जो कार्बोनिक एसिड है वो H+ में और कार्बोनेट आयन में टूट गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है कि जब आपका H+ टूटा था तो वो जब आपका H2O टूटा था तो वो H+ में और OH- दोनों में टूटा था। तो H+ तो यूज़ हो गए, वहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, अभी OH- बचे हैं। तो ये OH- आपके इस वाले आयन के साथ में Fe आयन के साथ में रिएक्शन करते हैं और फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस आयन जो है वो OH से रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करते हैं और फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इसके बाद फेरस हाइड्रोक्साइड जो है वो वायु की उपस्थिति में फेरिक हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं। किसमें, फेरिक हाइड्रोक्साइड में, फेरिक हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं और उससे हम क्या कहते हैं, जंग। क्या कहते हैं इसे हम, जंग। ये पहले तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं और फिर ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। सॉरी फॉर दैट, सबसे पहले ये फेरिक हाइड्रोक्साइड में चेंज हुए और उसके बाद ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गए और इसी फेरिक ऑक्साइड को हम कहते हैं जंग। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ क्या, आपने देखा कि यहाँ पर आयरन आयन जो थे उन्होंने OH ग्रहण किया और वो फेरिक हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गए। इसके बाद आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ZnO की उपस्थिति में, ठीक है, जिनकी उपस्थिति में रिएक्शन करता है और ये फेरिक आयन में चेंज हो जाता है। किसमें, फेरिक में। यहाँ पर फेरस है, यहाँ पर +2 वैलेंसी है आयरन की और वो फेरस कहलाता है, यहाँ पर 3 है और ये फेरिक कहलाता है। तो फेरस जो है वो फेरिक में चेंज होता है सबसे पहले। इसके बाद ये जो फेरिक आयन है वो फिर से OH आयन के साथ रिएक्शन करते हैं और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड बना लेते हैं।
अब ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो टूट जाएगा और फेरस ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड बना लेगा। यहाँ पर भी इसकी +3 वैलेंसी है, Fe2CO3 है, तो वैलेंसी यहाँ पर भी +3 है, तो ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है और इसी को हम कहते हैं जंग। इसको क्या कहते हैं? जंग या फिर रस। तो इस तरीके से आपका जंग का बनना के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में सबको समझ आ रहा है कि ये क्या था? जंग का बनना। तो यहाँ पर पूरा आपने पढ़ा कि जंग किस तरीके से धातु के ऊपर लगती है। सबसे पहले आयरन जो होता है वो आयरन आयन में टूट जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और फिर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन और H+ आयन ग्रहण करते हैं और H2O में चेंज हो जाते हैं। फिर ये H2O जो होती है वो क्या करती है? वो H2O CO2 से रिएक्शन करती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बोनिक अम्ल जो होता है वो H+ आयन में और कार्बोनेट आयन में टूट जाता है। इसके बाद हमारे पास जो OH बचा हुआ था उससे फेरस आयन रिएक्शन करते हैं और फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। फिर ये फेरस हाइड्रोक्साइड जो है वो फेरिक आयन में टूट जाते हैं और ये बना लेते हैं फेरिक आयन जो है वो OH+ आयन से रिएक्शन कर फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। एंड देन जो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और इसी को हम कहते हैं रस्ट या फिर इसी को हम कहते हैं जंग। अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है संक्षारण से बचाव। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है या फिर ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। आपको क्वेश्चन दिए होंगे और आपसे बोला होगा कि बताइए इनमें से कौन सा संक्षारण के बचाव का उपाय है। ठीक है, तो आप किसी भी धातु पर तेल या ग्रीस की परत चढ़ाकर उसको संक्षारित होने से बचा सकते हैं, ये सबको पता है। पेंट करके भी हम उसको संक्षारित होने से बचा सकते हैं। धातु पर संक्षारित ना होने वाली धातु जैसे कि निकेल, क्रोमियम और एंटीमनी और जिंक आदि का हम लेपन करके भी क्या कर सकते हैं? उसको संक्षारित होने से बचा सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो आपके यहाँ स्टील की प्लेट्स होती हैं वो भी लोहे की होती हैं, लेकिन उसके अंदर निकेल और क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है जिससे उसके ऊपर जंग नहीं लगती है। तो अगर आप उसको स्टेनलेस बनाना चाहते हैं या फिर बिना जंग का बनाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर ऐसी धातु की परत चढ़ा सकते हैं जिसके ऊपर जंग नहीं लगती है। ऐसी वाली धातु की परत है जो आप उस धातु के ऊपर चढ़ा सकते हैं जिसके ऊपर जंग नहीं लगती। जैसे आयरन के ऊपर अगर आप निकेल और क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं तो फिर इन धातुओं के ऊपर, निकेल के ऊपर और क्रोमियम के ऊपर, इनके ऊपर जंग नहीं लगती है। तो आप ऐसी धातुओं की परत चढ़ा सकते हैं जिनके ऊपर जंग नहीं लगती। ठीक है, एक और तरीका है विच इज़ बेस्ट जो कि है गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण द्वारा आयरन की सतह पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिससे जो जिंक का संक्षारण होता है वो रुक जाता है। बेसिकली वही तरीका कि किसी जिसके ऊपर जंग लगती है उसके ऊपर ऐसी धातु की परत चढ़ा दो जिसके ऊपर जंग नहीं लगती। जैसे कि जिंक है, जिंक भी एक धातु है लेकिन जिंक के ऊपर जंग नहीं लगती, तो आप जिंक की परत को आयरन के ऊपर चढ़ा दो क्योंकि उसके पे जंग नहीं लगेगी। तो इस तरीके से